साथियों, जय भीम, जय पेरियार, नमो बुद्धाय, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार। मेरा नाम सतीश बौद्ध है और आप सभी के बीच में फिर से उपस्थित हुआ। लोकतंत्र बचाओ जन आंदोलन के माध्यम से आज की चर्चा में इस संबंध में करना चाहता हूं कि जो आपको दिया गया आरक्षण है उसका सत्य क्या है। यह आरक्षण क्यों शुरू किया गया, तो इसकी गहराई थोड़ा समझने की आवश्यकता है कि आरक्षण हमें कैसे मिला और कुछ लोगों को आरक्षण से क्यों पेट में दर्द होने लगा और कुछ लोग अब आरक्षण को क्यों समाप्त करना चाहते हैं। इस संबंध में चर्चा करेंगे। जानते हैं पहले कि आरक्षण क्या है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जब अंग्रेजों ने 3 गोलमेज सम्मेलन किए थे तो डॉक्टर अंबेडकर एक ऐसे व्यक्ति थे जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में उपस्थित रहे, जिन्होंने गोलमेज सम्मेलन में उपस्थित होकर के शोषित, पीड़ित, दबे कुचले समाज के लोगों का इतना जबरदस्त प्रतिनिधित्व किया कि अंग्रेजों को भी लगने लगा कि हां, अंग्रेजों से भी एक भारी जनसंख्या भारत में ऐसी है जिसको सामाजिक रूप से बहिष्कृत करके रखा गया है। एक इतनी बड़ी जनसंख्या है जिसे वंचित रखा गया, शिक्षा से, रोजगार से वंचित रखा गया और ढेर सारी जो सुविधाएं जो सवर्णों को दी जाती थी उन सभी सुविधाओं से इस समुदाय को वंचित रखा गया। तो ये सारी बातें जो थी बाबा साहब ने बड़े अच्छे ढंग से गोलमेज सम्मेलन में अंग्रेजों को समझाई, जिसका परिणाम ये हुआ कि अंग्रेजों ने शोषित, पीड़ित, दबे कुचले समाज का नेतृत्व करने वाले बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का नेतृत्व स्वीकार करते हुए कि वो इन दबे कुचले लोगों का नेतृत्व कर रहे हैं, इस नाते उन्हें समाज के लिए कम्युनल अवार्ड दिया गया। कम्युनल अवार्ड को समझना जरूरी है। कम्युनल अवार्ड क्या था? एक सेपरेट इलेक्टोरेट, दूसरा डबल वोट का अधिकार। सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब था कि जहां शोषित, पीड़ित, दबे कुचले वर्ग के लोग हैं उनका एक अपना चुनाव क्षेत्र होगा, सेपरेट, जिसमें सवर्णों का हस्तक्षेप नहीं होगा, केवल दबे कुचले लोगों का है। शोषित, पीड़ित, दबे कुचले समाज के लोगों का सेपरेट इलेक्टोरेट, तो वहीं पर उन्हीं का आदमी चुनाव लड़ेगा, उन्हीं के लोग उन्हें वोट देंगे और वो एक सेपरेट चुनाव क्षेत्र रहेगा, वहां से लोग चुन के संसद में जाएंगे, विधानसभा में। तो अंग्रेजों ने स्वीकार करके दिया है। दूसरा, डबल वोट का अधिकार दिया। डबल वोट का अधिकार यह था कि आपके पास अपने प्रतिनिधि को चुनने का तो अधिकार है ही है, उसके पक्ष में या विपक्ष में वोट डालने का तो अधिकार है ही है, साथ ही साथ अन्य सामान्य वर्ग का कोई अगर प्रतिनिधि है तो उसे वोट देने का भी अधिकार, उसके पक्ष में या विपक्ष में वोट देने का भी अधिकार था। तो ये 2 अधिकार आपको मिले। मजे की बात यह है कि केवल और केवल कम्युनल अवार्ड शोषित, पीड़ित, दबे कुचले समाज के लोगों को ही अंग्रेजों ने नहीं दिया। इसी तरह का अवार्ड उन्होंने मुसलमानों को भी दिया था, तो मुसलमानों को भी प्राप्त हुआ। ऐसे में जब ये खबर मोहनदास करमचंद गांधी जी को प्राप्त हुई तो उस समय वो यड़वाड़ा जेल में थे। उस जेल में रहते हुए ही गांधी जी को इतना बड़ा धक्का पहुंचा कि अगर कम्युनल अवार्ड मुसलमानों को या सिखों को दिया जाता है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन इन शोषित, पीड़ित, दबे कुचले समाज के लोगों को ये कम्युनल अवार्ड किसी भी रूप में दिया जाना नहीं चाहिए। तो लिहाजा उसने जो है पत्राचार के माध्यम से अंग्रेजों से संपर्क किया। अंग्रेजों ने 2 टूक जवाब दे दिया कि वैसा वैसा है, जो हमने करना था वो कर दिया, अब जो तुम्हें करना तुम करो, हमें कोई आपत्ति नहीं है, हमने तो दे दिया।
अब चूंकि गांधी को ये वाली बात नागवार गुजर रही थी, तो उसने जेल में बैठे बैठे ही अनशन करना शुरू कर दिया। अब आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हो कि आपके हक अधिकारों के खिलाफ एक व्यक्ति धोती लंगोटी में ही आपके खिलाफ खड़ा हो गया, भी जेल में बैठा बैठा। इसका मतलब समझ सकते हैं कि जातिगत दुर्भावना एक व्यक्ति के मस्तिष्क में कितनी गहरी रही होगी उस समय। उस जातिगत दुर्भावना के चलते हुए आपको मिलने वाले कम्युनल अवार्ड को उसने जो है निरस्त करने के लिए आवेदन किया अंग्रेजों से। अंग्रेजों ने इसकी बात को ठुकरा दिया। जब अंग्रेजों ने ठुकरा दिया तो वो अनशन पर बैठ गया। अच्छा, उस दौरान गांधी वास्तव में बहुत बड़े नेता थे, कांग्रेस में बहुत बड़ी शक्ति थी। तो परिणाम यह हुआ कि जैसे ही डॉक्टर अंबेडकर को ये सारे अधिकार प्राप्त हुए आपके समाज के लिए, तो कांग्रेसियों ने आपके समाज के लोगों के ऊपर अत्याचार करने शुरू कर दिए। अब बाबा साहब के पास पत्र आने शुरू हो गए कि साहब आज जो है देश के ही हिस्से में हमारे समाज के लोगों को मारा गया, वहां हमारी बहन बेटी के ऊपर प्रताड़ना दी गई। तो ढेर सारे पत्र आने लगे और इतना ज्यादा दबाव बना दिया गया कि ऐसा होने लगा कि संभवतः डॉक्टर अंबेडकर की हत्या भी कर दी जाए। तो इतना जबरदस्त दबाव बाबा साहब के ऊपर बनाया गया। और एक पल ऐसा आया कि जब वहां जो है भूख हड़ताल पे बैठे हुए गांधी की जो है प्राण निकलने वाले थे, तो उनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी जी बाबा साहब के दरवाजे को जाके खटखटाती है। जैसे दरवाजा खुलता है तो सामने बाबा साहब दिखाई देते हैं। तो बाबा साहब कहते हैं कि आप कौन हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं मोहनदास करमचंद गांधी जी की पत्नी कस्तूरबा गांधी हूं और आपसे निवेदन करने आई हूं कि मेरे पति के प्राणों को बचाओ। उसने ऐसे अपने धोती का पल्ला फैला करके उसके प्राणों की भीख मांगी। और ठीक वहीं माता रमाबाई भी उपस्थित थी। तो ऐसे में बाबा साहब ने कहा कि आप चिंता ना करें, आपके पति के प्राणों को बचाने के लिए जितना भी भरसक मैं प्रयास कर सकता हूं वो मैं जरूर करूंगा। ये वादा लेकर के वो चली गई। तो उन्होंने माता रमाबाई से पूछा, अम्मू मुझे क्या करना चाहिए? परिस्थिति बड़ी खराब है, पूरे देश में हमारे लोगों के ऊपर अत्याचार हो रहा, हमारी बहन बेटियों के साथ दुराचार होना शुरू हो गया, क्या करूं? तो माता रमाबाई ने कहा, साहब अगर आप ठीक हैं तो सब ठीक है, आप स्वस्थ हैं तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो इस इशारे को बाबा साहब समझ गए और उन्होंने फिर येडवाड़ा जेल में भी गांधी से मिलने का प्रस्ताव रखा। यह पहली बार हुआ कि सवर्णों के नेता के रूप में गांधी नेतृत्व कर रहे थे और शोषित पीड़ित दबे कुचले समाज के नेता के रूप में, नेतृत्वकर्ता के रूप में बाबा साहब अंबेडकर जो है नेतृत्व कर रहे थे। पूरे 5000 सालों के इतिहास में यह पहली बार हुआ। गांधी अपनी बातों पर अड़े रहे कि मुझे कम्युनल अवार्ड नहीं चाहिए, इन लोगों से कम्युनल अवार्ड को मैं नहीं मिलने दूंगा। बाबा साहब समझ रहे थे अगर जो है गांधी के प्राण चले गए, अगर वो मर गए तो पूरे देश में जो है हमारे लोगों के ऊपर अत्याचार करने शुरू कर देगी कांग्रेस और कांग्रेस के लोग, सवर्ण लोग हमारे पर अत्याचार करना शुरू कर। तो हमारे लोगों की चिंता उनके मन में थी। फिर भी उन्होंने भागते भूत का लंगोटा भी छीनना उचित समझा। तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कम्युनल अवार्ड को छिन जाने के बावजूद भी उन्होंने आपके लिए, मेरे लिए, हम सब के लिए नौकरियों में आरक्षण की वकालत की। उन्होंने कहा कि नौकरियों में आरक्षण दो और शिक्षा में हमें आरक्षण दो, साथ ही साथ राजनीति में भी हमें आरक्षण दो। भले ही राजनीतिक आरक्षण को आप 10 साल के लिए दें, ध्यान रखना राजनीतिक आरक्षण 10 साल के लिए मांगा, बाकी शिक्षा का और रोजगार का, सरकारी नौकरियों का आरक्षण के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई थी। तो इस तरह से एक दस्तावेज तैयार किया गया, उस पर सवर्णों के नेता गांधी ने हस्ताक्षर किए और शोषित पीड़ित दबे कुचले समाज के नेता डॉक्टर अंबेडकर ने हस्ताक्षर किए। उसे पूना पैक्ट कहा गया और यहां से शुरुआत होती है आपको दिए जाने वाले आरक्षण की, जो कि आपकी जनसंख्या के अनुपात में था। अनुपात यह था कि अनुसूचित जाति के लोगों को 15% आरक्षण दिया जाए, अनुसूचित जनजाति के लोगों को 7.5% आरक्षण दिया जाए। इस करके 22.5% आरक्षण एससी और एसटी को प्रदान किया गया।
और ऐसा कैसे ही उसे संविधान में लागू कर दिया गया, संविधान में लिख दिया गया, जिसका परिणाम यह हुआ कि ढेर सारे सवर्णों के पेट में दर्द होने लगा। वो लोग परेशान होने लगे कि जो हजारों सालों से पीड़ित थे, जिन्हें हमने दबा के रखा था, जिन्हें हमने शिक्षा का अधिकार नहीं दिया, उनको अब आरक्षण मिल जाएगा, आरक्षण मिलने लगा है और वो सरकारी नौकरियों में जाने लगे। और परिणाम यही हुआ, आपके समाज के ढेर सारे लोग सरकारी नौकरियों में भर्ती किए गए और उनकी आर्थिक स्थिति में काफी सुधार हुआ। तो यहां से आरक्षण की शुरुआत हुई और आरक्षण आपको मिलना शुरू हुआ। लेकिन दर्द तो जिस दिन आरक्षण मिला था उसी दिन से शुरू हो गया था। अब उस दर्द का निवारण धीरे धीरे अब इन्होंने करना शुरू किया, धीरे धीरे करके उन्होंने अब अपनी सरकार बनाई माओवादी लोगों ने। और अब देखिए कि आज आपका आरक्षण धीरे धीरे आपके हाथों से खिसकता जा रहा है। लेकिन बीच में जो है मंडल कमीशन आया, मंडल कमीशन ने ओबीसी के लिए भी जो है 27% आरक्षण की व्यवस्था कर दी। तो इस करके अनुसूचित जाति के लिए जो है 15% और अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 7.5% और अन्य पिछड़े वर्ग के लिए दिया गया 27% आरक्षण। इस करके टोटल आरक्षण बना 49.5%। अच्छा, अब ये आरक्षण जो आज की भूमिका में है, SC, ST और ओबीसी को लगभग 49.5% का आरक्षण दिया जा रहा है। अब थोड़ा गहराई से समझते हैं। अगर मैं मान्यवर साहेब काशीराम जी की थ्योरी को अपना लूं और उन्हीं की बात करूं तो मैं ये समझ पाता हूं कि SC, ST, ओबीसी और अदर कन्वर्टेड माइनॉरिटीज को मैं जब जोड़ दूं तो इनकी जनसंख्या 85% हो जाती है। इनकी जनसंख्या किसमें? पूरे देश में। तो 85% जनसंख्या बहुत भारी है। एक काम करते हैं, अगर इसमें से मैं कन्वर्टेड अल्पसंख्यक को निकालूं तो लगभग 80% बचेगी SC, ST और ओबीसी की जनसंख्या। अब यहां एक बात समझते हैं, ध्यान दीजिएगा, बात बड़ी गंभीर है। एक पल के लिए अल्पसंख्यक, मैं खिलाफ नहीं कन्वर्टेड अल्पसंख्यक के, मैं केवल आरक्षण समझाना चाह रहा हूं। ध्यान दीजिएगा, अनुसूचित जाति को 15%, अनुसूचित जनजाति को 7.5% और अन्य पिछड़े वर्ग को 27% का आरक्षण दे करके 49.5% आरक्षण दे दिया गया, जबकि इनकी संख्या है 80%। तो बाकी कितने लोग बचे? 20%। तो इन 20% लोगों के लिए संरक्षण कितना हो गया? 50.5%। अब इसे थोड़ा और सिंप्लीफाई करके समझा दो। मान के चलो 100 रोटियां हैं और 100 आदमी हैं, तो मानवीय मूल्य, मानवीय व्यवहार के आधार पर एक व्यक्ति के हिस्से में 1 रोटी आनी चाहिए, क्योंकि आदमी भी 100 है और रोटियां भी 100 है, तो एक आदमी के हिस्से में 1 रोटी आनी चाहिए। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं हो रहा भारत में। भारत में क्या हो रहा है? 80 लोगों को, यानी कि 80% SC, ST और ओबीसी, 80 लोगों को 49.5 रोटियां दी जा रही है और 20 लोगों को 50.5 रोटियां दी जा रही है। मतलब यहां SC, ST, ओबीसी में किसी के हिस्से में 1 भी रोटी पूरी नहीं आ रही है और वहां 20% हिस्से के लिए 50.5% की रोटियां रखी हैं, तो वहां एक के हिस्से में 2 भी आ सकती हैं। तो आप समझ पा रहे हैं, ये आरक्षण का सत्य है जो हमें मूर्ख बनाया गया। और इस आरक्षण को भी, जो कि पूरी तरह से हमारे हक और अधिकार की बात नहीं करता, लेकिन फिर भी इस आरक्षण को लेकर उनके पेट में हमेशा दर्द बना रहता है और उस दर्द का निवारण करने के रास्ते भी इन लोगों ने ढूंढ लिए। इस आरक्षण को भी धीरे धीरे ये लोग खत्म करते जा रहे हैं। सबसे पहले तो ये देखो, आरक्षण है कहां? सरकारी नौकरियों में। सरकारी नौकरियां देश में हैं कितनी? 1% नौकरियां हैं सरकारी, तो 99% रोजगार तो प्राइवेट ही हो गया ना भाई। ये 1% जो है उसमें केवल SC, ST ही नहीं है, उसमें पूरा देश शामिल है, उसमें सभी लोग शामिल हैं। तो 1% नौकरियों के लिए इन लोगों ने पूरे समाज को, पूरे सिस्टम को, पूरे संविधान को जो है
इतना ऐसा साबित कर दिया कि ये लोग गलत हैं और इन लोगों की वजह से सवर्णों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, उन गरीबों को कुछ प्राप्त नहीं हो पा रहा। और यहां तक भी कहते हैं कि ये जो 1% नौकरियों के लिए जो आरक्षण है, वो आरक्षण वाले लोग जो है योग्य नहीं होते। इन मूर्खों को ये कौन समझाए कि 5000 सालों से जिन लोगों को आपने शिक्षा से वंचित रखा, विद्या से वंचित रखा, रोजगारों से वंचित रखा, समाज में उनका बहिष्कार करके रखा, आपको क्या लगता है उन लोगों को डेवलप होने में केवल 70-80 साल में सब कुछ परिवर्तन आ जाएगा? 5000 सालों का रोग है भाई, 5000 साल पुराना रोग आपको क्या लगता है 70-80 साल में खत्म हो जाएगा? नहीं होगा भाई, उसमें वक्त लगता है, क्योंकि 5000 साल तक तो तुम ही लोगों ने मलाई खाई थी ना। 5000 सालों तक शिक्षा पर एक अधिकार तुम ही लोगों का था, सवर्णों का। 5000 वर्षों तक रोजगार व्यापार पर तुम ही लोगों का हक था। हम लोगों से तो आपने केवल सेवा ही करवाई थी। अब आपके पेट में दर्द हो रहा है, अब इन लोगों ने सरकार बना ली, अब पेट में दर्द खत्म करने के लिए इन्होंने क्या किया? सबसे पहले तो आपका जो आरक्षण है, उस आरक्षण को आपके प्रदेश तक ही सीमित कर दिया। पहले पूरे भारत लागू होता था, मतलब उत्तर प्रदेश में पैदा हुए बच्चे को जब वो बड़ा होता है, नौकरी के लिए फॉर्म भरता है, तो उसे आरक्षण मिलना चाहिए, पूरे देश में मिलना चाहिए। लेकिन अब उसे केवल उत्तर प्रदेश में ही आरक्षण मिलेगा, हरियाणा में, दिल्ली में, पंजाब में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में आरक्षण उसे नहीं मिलेगा। तो आपके आरक्षण को जो है समाप्त करने की योजना तैयार हो गई। पहले ये भी होता था कि 15% आरक्षण आपको जो दिया जा रहा है, या 7.5% दिया जा रहा है, या 27% दिया जा रहा है। इस आरक्षण में बहुत सारे बच्चे मेधावी छात्र होते थे, जिनके अच्छे मार्क्स आते थे, 90% या 95% से ज्यादा आते थे, तो उनको स्विच करके जनरल कैटेगरी में डाल दिया जाता था, जिससे जो है SC, ST, OBC की एक सीट बच जाती थी और वो किसी गरीब के काम आ जाती थी। लेकिन इन्हें उससे भी पेट में दर्द हुआ, अब जो है इन्होंने उसको भी खत्म कर दिया गया। अब धीरे धीरे इन्होंने OBC के आरक्षण में क्रीमी लेयर लगा दिया। क्रीमी लेयर लगाया कि जिसके परिवार में एक बार सरकारी नौकरी मिल गई, अब उन्हें आगे सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, तो वहां क्रीमी लेयर लागू कर दिया। और SC, ST के आरक्षण पर भी सुप्रीम कोर्ट जो है क्रीमी लेयर लगाने की बात कर रहा है, और ये भी कह रहा है कि इनका आरक्षण कब तक निर्धारित करो। तो सोचने वाला विषय है कि पेट में कितना ज्यादा दर्द है। पदोन्नति में आरक्षण इन लोगों ने समाप्त ही कर दिया, और इन तरीकों से आरक्षण खत्म होता दिखाई नहीं दिया, तो अब इन लोगों ने निजीकरण भी शुरू कर दिया। निजीकरण में सरकारी ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, सरकारी नौकरियां ही खत्म कर दी, प्राइवेट कर दिया। जो सरकारी महकमा था, उस महकमा का महकमा ही प्राइवेट कर दिया, पूरी कंपनी ही बेच डाली। केवल किस लिए? एक जातिगत दुर्भावना के इस समाज के लोगों को रोजगार ना मिल जाए, इस समाज के लोग आगे ना चले जाए, इस वजह से उन लोगों का आरक्षण ही समाप्त हो जाएगा। निजीकरण कर दो, निजीकरण कर दिया। अब इन्होंने लेटरल एंट्री भी निकाल दी कि देश की नीति निर्धारण में ये लोग पढ़ने लिखने लगे हैं और IAS का एग्जाम पास करके ये सेक्रेटरी और जो है जनरल सेक्रेटरी भी बन सकते हैं, और बन रहे हैं, देश की नीति निर्धारण में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। वहां से भी इनको हटाओ। तो क्या किया इन्होंने? लेटरल एंट्री लगा दी। अब जो है अपने अपने लोगों को ही बिना एग्जाम के भर्ती कर रहे हैं। तो अब देखिए ना, आपके आरक्षण के ऊपर चौतरफा हमला कर रहे हैं, चारों तरफ से आप ही के आरक्षण को समाप्त करने की बात एक लोग करने लगे। आपको नहीं लग रहा कि जो है सवर्णों के पेट में कितना ज्यादा दर्द हो रहा है? और उस समय इनको दर्द नहीं था जब हमारी बहन बेटियों के ऊपर अत्याचार कर रहे थे, उस समय दर्द नहीं था इनको। जिस मंदिर को हम खुद अपने हाथों से बनाते थे, एक एक ईंट लगा करके पूरा जो है बिल्डिंग खड़ी करते थे, वो प्रतिमा जो अंदर लगी हुई है, उस प्रतिमा का भी निर्माण हमारे लोग किया करते थे, मूर्तिकार। और जब वो मंदिर बन के तैयार हो जाता था, उस मंदिर में घुसने को इजाजत ही नहीं थी। ये भूल गए उन दिनों को भूल गए। आज इनके पेट में दर्द हो रहा है। अरे यार, एक मौका मिला ना, एक मौका, केवल एक मौका। तुमने तो हमारे सारे मौके छीन के रखे हुए थे। और सुनो, ये वाली सारी बातें मैं आपको क्यों बता रहा हूं? सच पूछो तो मेरा तो कोई हक अधिकार ही नहीं है आपसे ये वाली बातें करने का। आपकी ये वाली सारी बातें आपको समझाने का अधिकार उस आदमी का है जिस आदमी को तुमने वोट दी थी, जिसे आपने नेता चुना था। ये उसका काम है। सच पूछो तो मैं तो एक सामाजिक आदमी हूं यार। मैं तो जो है ये प्रण लेके चला था, मैं तो जो है बुद्ध के धर्म का प्रचार करूंगा और अंधविश्वास और पाखंड की जो है धज्जिया उड़ाता चला जाऊंगा, क्योंकि हमारे रहनुमा बैठे हैं नीले रंग वाले, वो संभाल लेंगे सब। लेकिन हमारे रहनुमा कैसे निकले?
वो तो नीले रंग के साथ ही गद्दारी कर बैठे। वो लोग तो आपको समझाने के लिए आ नहीं रहे, और यकीन जानिएगा नहीं समझा रहे, कोई बात नहीं, मेरा फर्ज है, मैं अपना फर्ज जरूर निभाऊंगा। फर्ज क्यों निभाऊंगा, आखिर में कहानी बताकर अपनी बात खत्म करूंगा। एक बार जंगल में आग लगी हुई थी, बड़ी जबरदस्त आग लगी, जंगल के जंगल तबाह हो रहे थे। तो शेर को बड़ी चिंता हो कि जंगल तबाह हो रहे, हम सब मारे जाएंगे। तो ऐसे में उसने एक आपातकालीन बैठक बुलाई, सारे पशु पक्षी सब आ गए। सबसे पूछा गया, भाई जंगल में आग लगी, बताओ क्या करना चाहिए। किसी ने कहा कि रेत डाल दो, किसी ने कहा मिट्टी डाल दो। हाथी ने कहा बराबर में नदी है और सब जाएंगे और जितना भी पानी कोई ला सकता है वो आगों के ऊपर डाला जाए। हाथी का प्रस्ताव पास कर दिया गया। अब सब लोगों से कहा गया, एक काम करो, सब लोगों को अपनी अपनी हैसियत के हिसाब से पानी लाना है और जो है जंगल की आग के ऊपर डालना है, ताकि ये आग बुझाई जा सके। अब सब लोग पानी लेने चले गए, सारे जंगली जानवर। एक छोटी सी चिड़िया गोरैया अपनी चोंच में पानी भर के ला रही थी। तो पेड़ पर बैठा हुआ कौवा कह रहा है, अरे चिड़िया, तेरी बुद्धि खराब हो गई है, तेरी चोंच में पानी आएगा कितना, और वैसे भी तेरी चोंच में अगर कुछ पानी आ भी गया तो उस पानी को डालने से क्या फर्क पड़ने वाला है। अरे तेरे पंख जल जाएंगे, तुम मर जाएगी, जा चले जाए। तो चिड़िया ने कहा, ओ सुनो चाचा कौवे, मैं पानी कितना डाल रही हूं या कितना नहीं डाल रही हूं उस बात से फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि जब इस जंगल की आग का इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम वफादारों में आएगा, गद्दारों में नहीं आएगा। तो सुन लीजिएगा, मैं वही चिड़िया हूं, वही छोटी सी चिड़िया हूं। भले ही मेरी चोंच में पानी थोड़ा सा आए या ना आए, लेकिन जब मेरी आने वाली पीढ़ी मुझसे सवाल पूछेगी, जब हमारा आरक्षण खत्म किया जा रहा था तो तू क्या कर रहा था, तो मैं सीना ठोक के कहूंगा, चीख चीख के समाज को मैं जगा रहा था, समाज के लोगों को समझा रहा था। उनके समझ में नहीं आई, ये उनकी प्रॉब्लम है, मैं अपनी जिम्मेदारी जरूर निभा रहा था। तो मैं अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए आया और निभाकर रहूंगा। आप जागे या ना जागे ये आपकी मर्जी। 8 जनवरी को मैं आंदोलन जरूर करूंगा। जंतर मंतर पर प्रण लिया है कि लाखों की संख्या में लोग पहुंचने चाहिए और 5 लाख से ज्यादा लोगों तक मैं पहुंच रहा हूं। मैं बता रहा हूं, मैं समझा रहा हूं, आना ना आना आपकी मर्जी। आरक्षण मेरा ही नहीं, आपका खत्म हो रहा है। आरक्षण से केवल मुझे ही नुकसान नहीं, आपको भी नुकसान हो रहा है। चाहते हो आरक्षण बचाना, चाहते हो संविधान को बचाना, तो एकजुट हो जाओ, वरना बर्बादी तय। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सतीश गौतम अपनी बात को यही समाप्त करता हूं। आप सभी का मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। फिर दोबारा से एक नए भयंकर टॉपिक के साथ उपस्थित रहूंगा। तब तक के लिए जय भीम, जय पेरियार। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन हलचल न्यूज।